आज के शो में। कराची में 6 माह के दौरान 3 इमारतें जमीन बोस। कोरंगी वाली इमारत ग्राउंड की चाइना कटिंग करके बनाई गई। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का दिल दहला देने वाला वाकया बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज एक बार फिर शहर कराची में एक आफत आकर पड़ी, क्योंकि यहाँ पर शहर कराची में कोरंगी के इलाके में एक और इमारत गिर गई। इलाका मकीन हो, इस वक्त वहाँ के रिहायशी हों, बदतरीन सूरत हाल है, रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। आखिर इस शहर को इस तरह की आफतों का सामना कब तक करना पड़ेगा? ये अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर हम कहें, क्योंकि मैन मेड क्राइसिस तो है ही। किस तरह से ये जमीनें बेची गई, चाइना कटिंग हुई, ग्राउंड के ऊपर इलीगल गैर कानूनी इमारतें बन गई और फिर उनमें रिहायशें भी इस वक्त बन गई। और आज भी अगर सवाल पूछा जाए किसने ये बेची, किसने ग्राउंड बनाए, वो सब लोग खुलेआम घूम रहे हैं, कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं होता। एक बार फिर मासूम जानों का ज़िया हुआ है और ये पहली बार नहीं, इस रवां साल में 3 बार वाक़यात हो चुके हैं। यानी रवां साल 3 बार इमारतें गिरने के वाक़यात इस शहर में हो चुके हैं। हम आपको बताते हैं टाइमलाइन। इस टाइमलाइन के मुताबिक रवां साल मार्च में नाजाबाद रिजविया सोसाइटी में इमारत गिरी, 25 अफराद जान से गए। 25 अफराद, जानों का ज़िया तो मामूल बन चुका है शहर में और कोई पूछने वाला नहीं कि इनका जिम्मेदार कौन। जून में लियारी के अंदर इमारत गिरी जिससे 27 अफराद जाबाक हुए और आज तीसरी इमारत कोरंगी के इलाके अल्लाह वाला टाउन में गिरी। आखिरकार कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा? कोई जिम्मेदार ठहराया जाएगा? किसी को कठेरे में लाया जाएगा? सिर्फ ये इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस होंगे और फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद ये चैप्टर क्लोज और फिर अगली इमारत गिरने का इंतजार होता रहेगा। इस दफा भी हम सुन रहे हैं कि आला इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि ऐसी इमारतें जो कि डेंजरस हैं, गिरने का खतरा है, उनको खाली कराया जाएगा। लेकिन ये हर बार हम सुनते हैं ये गैर कानूनी इमारतों का जाल जो ग्राउंड्स और एम्यूनिटी प्लॉट्स के ऊपर बना, इसके ऊपर बर वक्त और फौरी कार्रवाई की जरूरत है और आखिरकार ऐसी कार्रवाई जो मौसर भी हो। जफर अब्बास साहब समाजी रहनुमा जेडीसी के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन है स्काइप पर। सोहेल शब्बीर साहब नुमाइंदे हमारे जो जाए वकुआ है वहां मौजूद हैं। सोहेल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। जफर साहब, आपसे पूछूंगा, आज एक बार फिर ये वाकया हो गया है। कराची की आवाज आप उठाते हैं, आप यहाँ पर काम में लगे रहते हैं। आज आपने क्या देखा? रेस्क्यू की क्या एक्टिविटीज वहां पर हैं? कितने लोग मुतासिर हुए? जफर अब्बास साहब, आपका दिल क्या कहता है आज जो आपने देखा इसके ऊपर? देखिए, कराची में तो इस किस्म के वाकयात होना मामूल बन चुका है। ये बिल्कुल आम सी बात है। अभी बारिशों में भी अगर देखा जाए, पीआईबी में भी एक वाकया हुआ था। मतलब ये तो आम सी बात है, शायद अब कोई इसको इतना डिस्कस भी नहीं करता है। और ये तो बिल्कुल आम सी बात है, इतनी बारिशें हो गई, इतना तूफान आ गया। आज जिन इलाकों में पानी खड़ा हुआ है 15-15, 20-20 दिन हो गए, अगर उनकी बेसमेंट बैठ गई, वो जमीन बैठ गई, तो उसके बाद जो अमवात होंगी या वो बिल्डिंगें जो गिरेंगी, कोई इसके ऊपर ना सोचने को तैयार है, ना कोई इसके ऊपर बात करने को तैयार है, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। कराची के लिए तो बस आपको एक लंबी सी कहानी सुना दिया करें, लोग उस पर बहस करते रहें, जी इतने अरब मिलेंगे, उतने खरब मिलेंगे। लेकिन कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से तबाह और बर्बाद किया गया है, आप देखें तो जरा अल्लाह वाला टाउन में 80-80 गज के प्लॉटों के ऊपर ये फ्लैट खड़े कैसे हो गए? ये चाइना कटिंग जो हो गई, क्या ये रात के अंधेरे में हुई? सब कुछ तो ओपन हुआ है। बात ये कि सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के सामने हैं, सारा रिश्वत का बाजार गर्म रहा, सबको पैसे मिलते रहे, सारे मामलात बनते रहे। आज जब नाकिस मटेरियल या इन कब्जे की जमीनों या जिस वजह से भी बिल्डिंग गिर रही है, आप यकीन जानिए, हमने तो अभी जो लास्ट वाला वाकया था रिजवी वाला, क्या किसने नहीं देखा? यहाँ से लेकर हैदराबाद तक मैयतें गई, 3-3, 4-4 दिन बाद मैयतें निकली। बात यह कि यहाँ रहने वाले शहरी हैं, क्या उनका यही राइट है कि वो जिस बिल्डिंग में सो रहे हैं, जिस फ्लैट में सो रहे हैं, जब उनकी आंख खुले या जब वो सो जाए तो वो बिल्डिंग गिर जाए? तो बात ये कि किसी भी एक वाकये के मुलजिमों को नहीं पकड़ा जाता, कोई मुजरिम पकड़े नहीं जाते, कोई मुलजिम नामजद नहीं होता, किसी की इंक्वायरी नहीं होती। आप देखें, बिल्डिंग गिर गई, कोई एक शख्स जिम्मेदार करार ही नहीं दिया जाएगा। जिसकी वजह से गिरी होगी ना, वो भी अपना एक स्टेटमेंट चलवा देगा, हमें बड़ा अफसोस है। अरे कोई तो जिम्मेदार होगा। कोई एक कमरा तामीर करने के लिए एक इदारा रिश्वत लेने आता है, एक सलूकी बजरी उतार लें घर के बाहर, उस तक की रिश्वत देनी है आपको। हर कोई आएगा रिश्वत लेने। ऐसे कैसे आप पूरी बिल्डिंगें गिर रही हैं, कोई रिजाइन नहीं, कोई इस्तीफा नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। तो बात यह है कि जब तक जिम्मेदारों को नहीं पकड़ा जाएगा, इस वक्त भी आप देख लें आर्मी और रेंजर्स के साथ एनजीओज मिलकर वहां पर रेस्क्यू कर रही हैं, लोगों की लाशें ढूंढ रही हैं कि कौन जिंदा निकलता है, कौन मुर्दा निकलता है। लेकिन ये कब तक चलेगा? यहाँ तो नाम की चीज ही नहीं है शहर में। आप अक्सर पर्चे भी कटवा देते हैं, सिविल सोसाइटी आप लोग हैं, आप एनजीओज हैं,
आपको क्या लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि काटे, मैं कह रहा हूं कि किसके खिलाफ पर्चा कटना चाहिए आज के इस हादसे का, ताकि कोई ट्रेंड सेट हो। गवर्नमेंट कहती है टेस्ट केस बनाएंगे, चलें जी इसको टेस्ट केस बनाते हैं, पिछलों को नहीं बनाया, किस के खिलाफ पर्चा कटना चाहिए आज के वाकये का? सफर जी मैं तो कहता हूं इन सबके खिलाफ कटना चाहिए जो एक कमरे की तामीर करके दिखाएं आप कराची में। आप जायज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आप लीज शुदा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आप अप्रूव शुदा नक्शे के ऊपर, आप तमाम इदारों से अटेस्ट करवा के रजिस्ट्रेशन करा के सब कुछ होने के बाद आप तामीर करके दिखाइए। आप बहुत बड़े साफी हैं, आप करके दिखा दीजिए। कोई आदमी जो अपने आपको बहुत ताकतवर कहता है इस शहर में, वो करके दिखा दे। देना सबको पड़ेगा, रिश्वत, पैसा। तो जिन डिपार्टमेंट में नाजायज देना पड़ रहा है उनके भी पर्चे कटने चाहिए, और जो जायज, जिनकी जिम्मेदारी थी मटेरियल चेक करना, जिनकी जिम्मेदारी थी कि बिल्डिंग जो तामीर हो रही है इसमें कितने पिलर हैं, क्या है, कौन सा मटेरियल, कौन ठेकेदार था। देखिए मैंने गुलबहार वाले वाकये में भी देखा, एक बिल्डिंग गिर गई, उसके बराबर वाली गिरा दी गई, उसके बराबर वाली गिरा दी गई, वो तो पाक आर्मी आ गई, तो उन्होंने सारा लोगों को वहां से मशीनें लगा के जो कुछ हो सकता था ऑपरेशन किया। इनके पास तो आलात भी नहीं है। अगर जब भी बिल्डिंग गिरेगी इनको आर्मी को ही बुलाना पड़ेगा। इनके पास कराची में कोई रेस्क्यू डिपार्टमेंट नहीं है, इनके पास कराची में कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। आप यकीन जानिए ये कराची के लोग तो एक बम के ऊपर रह रहे हैं। कभी ये पानी में डूब जाते हैं, कभी 10-10 दिन इनकी लाइट बंद कर दी जाती है, कभी 6 दिन मोबाइल फोन की लाइन बंद कर दी जाती है, कभी इनको स्कूल माफियाज के हवाले कर देते हैं, कभी गोश्त माफियाज के हवाले कर देते हैं, कभी दूध माफियाज के हवाले कर देते हैं। कराची के साथ तो वो दरिंदगी हो रही है। अभी मैंने एक साहब से पूछा कि भाई ये जो बिल्डिंग गिरी है इसमें जो मैयतें निकल रही हैं, इनके वारिसीन या जो जिंदा निकल रहे हैं, उन्होंने बोला भाई हमें तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे, हमें दूर खड़ा किया हुआ है। तो बात ये सिस्टम होना चाहिए, किसी हंगामी सूरत हाल में उसको डील कैसे करना है, कौन फोकल पर्सन होगा। और अभी तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अल्लाह वाला टाउन में 80 गज के प्लॉट के ऊपर, या ये जो जमीन थी ये चाइना कटिंग की थी या जो भी थी, इसके ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर गई। जो लोग जिम्मेदार थे वो बयानात देने के लिए, पर रियासत तो FIR काटनी चाहिए उनके खिलाफ। ये कौन सा तमाशा है एग्जैक्टली कि एक शख्स गरीब आदमी एक जमीन खरीदे पैसा देके, उसके बाद जमीन खरीदने के बाद वो उस बिल्डिंग को बनवाए, बाद में मालूम हो बनने के बाद ये जमीन तो 2 नंबर थी, 4 नंबर थी, 6 नंबर थी। तो भाई जब ये बिल्डिंग बन रही थी सारे इदारे क्या कर रहे थे? उनका काम सिर्फ रिश्वत लेना है। आज जो नाले के अतराफ में जमीनें टूटेंगी गुजर नाले के, उसमें 25 मकान ऐसे जो लीज शुदा है, जिंदगी भर की जमा पूंजी है लोगों की। वो कह रहे हैं हम 40 साल तो झोपड़ियों में रह रहे थे, हमने मेहनत मजदूरी की, करते ये जमीन खरीदी, ये इसके लीज के डॉक्यूमेंट्स, तो उनका क्या कसूर है? तो बात अच्छा, आप जो कह रहे थे जफर भाई, ये जो आपकी स्क्रीन पे भी फुटेज चल रही, आप जो कह रहे थे कि जो वर्षा है इस वक्त उनके, आप कह रहे थे कि अंदर किसे नहीं, आपके वर्कर्स को नहीं जाने दे रहा, यानी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लोग हैं कौन नहीं जाने दे रहा? लॉ एनफोर्समेंट रोक रही, कौन नहीं रोक रहा है इसमें? नहीं अब तो जाने दे रहे हैं, लेकिन जब शुरू में वाकया हुआ था जब नहीं जाने उस वक्त वहां रोका जा रहा था। अब तो जाने दे रहे हैं। वहां पर इस वक्त हमारी रेस्क्यू टीम मौजूद है, कटर लेकर गई हुई है, वहां पर सामान लेकर गई हुई है खुदाई करने का। बाकी रेस्क्यू टीमें भी वहां मौजूद है मुख्तलिफ इदारों की। लेकिन जिस तरह लाहौर में रेस्क्यू 1122 है, जिस तरह दीगर इदारे हैं, या जिनकी जिम्मेदारी थी उनकी मशीन क्यों नहीं पहुंचती? कोई नहीं पहुंचा। क्या हमने गुलबहार वाले ऑपरेशन में नहीं देखा कि सुराब बोर्ड से लानी पड़ी मशीन है? ऐसे इदारे होने चाहिए। ये शहर का हाल क्या किया इस वक्त साहब? ये आप सही कह रहे हैं, ऐलानात ही होते रहेंगे। जिंदा निकाला जा सकता तो निकाले ना। सही कह रहे हैं। सोहेल शब्बीर साहब मुझे बताएं कि रेस्क्यू के इस वक्त मामलात क्या है, कितने जख्मी, कितने इस पर जहां भाग? सोहेल शब्बीर साहब वहां मौजूद है, वहां खड़े हुए, जफर अब्बास साहब भी साथ हैं। सोहेल साहब कितने वहां पे आपने देखे अब तक, कितने जो जख्मियों की तादाद है, पहले ये बताएं रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है? सोहेल शब्बीर साहब। बिल्कुल देखिए, यहाँ से एक शख्स की डेड बॉडी को निकाला गया है जो 15 साल लड़का है, जबकि उसके साथ साथ 5 ऐसे अफराद हैं जो जख्मी हैं, उन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि इस बिल्डिंग का मलबा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऊपरी सतह की जो 2-3 फ्लोर थे वो खाली थे, और निचली सतह के जो फ्लोर थे उसमें लोग जो है वो रिहाइश पजीर थे। नीचे होटल बना हुआ था, कबाड़िए की दुकान थी, जिसकी वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो नीचे मलबे के नीचे जो है वो लोग ज़्यादा दबे होंगे, क्योंकि ऊपरी सतह पर लोग काफ़ी कम थे। यहाँ मैं आपको बताऊं कि सबसे अहम बात यह है कि गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ कबल इस बिल्डिंग के गिरने की इत्तलात आई थी, जिस पर यहाँ की मकामी DC की इंतज़ामिया थी, और वो आई थी, पुलिस आई थी, और दीगर जो इदारे थे वो यहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने पूरी बिल्डिंग का मुआयना किया था। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि बिल्डिंग गिरेगी नहीं, ताहम इसके जो पिलर हैं उसको दोबारा से जो है वो तामीर कर लिए जाएँ, उस पर जो है वो कुछ मरम्मती काम
काम कर लिया जाए। आज सुबह जो इलाका मकीनों ने मुझे बताया है कि आज सुबह यहाँ पर जो मिस्त्री है वो अपना सामान लेकर पहुंचा था, उसकी सुजुकी भी इसी बिल्डिंग के नीचे दबी हुई है, वो प्लिंथ के काम को कर रहा था कि इसी दौरान ये हादसा रुनुमा हुआ। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब इंतजामिया को ये बात पता थी कि इसके पिलर कमजोर हैं तो उस पर काम करने की इजाजत दी गई, तो इस बिल्डिंग को फौरी तौर पर खाली क्यों नहीं कराया गया। यहाँ पर जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि इस बिल्डिंग को बनाया गया था, 80 गज की बिल्डिंग थी, उसके एक मंजिल पर 2 पोर्शन बनाए गए थे। एक पोर्शन 40 गज का बनाया गया था जिसकी कीमत रखी गई थी 20 से 22 लाख रुपए। यहाँ पर जो लोग बताते हैं कि इसने जो इमरान नामी ये बिल्डर है जिसने ये बिल्डिंग तामीर की थी और वो कोरंगी के ही इलाके का रिहायशी है, उसने जो है वो गुज़िश्ता 3 रोज कबल लोगों को ये इत्मीनान दिलाया था कि हम बिल्डिंग को दोबारा से रिपेयर कर देंगे और बिल्डिंग में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती से आज ये नुकसान हो गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अभी जब इंतजामिया से हमने इस बात की तहकीकात करने की कोशिश की कि आया आपने जब इनको इस चीज की इजाजत दी थी कि यहाँ पर काम किया जाए तो इस बिल्डिंग को खाली क्यों नहीं कराया गया, तो उनका कहना ये था कि हमने मुकम्मल तौर पर जो है वो ऐलान किया था कि बिल्डिंग खाली कर दो, लेकिन कोई भी यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। चाइना कटिंग पर बिल्डिंग बनाई गई है, चाइना कटिंग वाले बात ये नहीं चल रहा कि एसबीसीए ब्रेक है हमें लेनी है इस वक्त। इस ब्रेक के बाद इस ब्रेक के बाद चाइना के मामले में जफर अब्बास साहब से भी एक ब्रेक के बाद नाजरीन एक और अंधोनाक वाकया शहर में हो चुका है। एक बार फिर ये शहर लावारिस महसूस कर रहा है अपने आप को। क्यों होता है ये हर बार? इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवाल हैं, अहम तरीन हकायक शहर कराची के साथ आखिर कब तक ये होता रहेगा। रवां साल 3 बार बिल्डिंग गिरने के वाकयात हो चुके, 25 अफराद जहां, 27 अफराद जहां, आज फिर जानों का ज़िया। आज एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, आपकी रेस्क्यू ऑपरेशंस हो, उन तमाम पर उसकी फालियत पर, उसकी कैपेसिटी के ऊपर हर एक पर सवाल उठ रहा है। आखिर कब तक इस शहर के साथ ये होता रहेगा? ये अहम तरीन सवाल उठाते हुए आपको इस अल्लाह वाला टाउन, ये जो कोरंगी के अंदर इलाका है, इस जगह पे ये प्लॉट तामीर हुआ, इसकी एक हिस्ट्री बताते चले। ये जो कोरंगी में इमारत कायम थी, 4 मंजिला इमारत, इसकी दास्तान कुछ इस तरह से है कि कोरंगी जो ये इमारत है ये ग्राउंड की चाइना कटिंग करके बनाई गई। साल 2000 में यहाँ पर अल्लाह वाला टाउन में एक ग्राउंड मौजूद था बाकायदा, जो नक्शे में दिखाया भी जाता है कि ग्राउंड था। 2012 में ग्राउंड में इमारतों की तामीर शुरू हुई और साल 2020 में ग्राउंड में एक जंगल बन गया इमारतों का, जिसमें हम देख रहे हैं कि आपको जिस तरह बता रहे थे हमारे रिपोर्टर भी कि 40-40 गज के बना के इन्होंने बेचे और फिर 80-80 गज के, और ये इमारतें कायम हो गई। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होगी, इन तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी? जफर अब्बास साहब, आपको कोई उम्मीद है कार्रवाई की, या फिर एक बार फिर हम लोग समझें कि ये 2 दिन बाद सब भूल जाना है, मीडिया में समेत सबने भूल जाना है और फिर आगे बढ़ जाने, अगले वाकये का इंतजार करना है? जफर अब्बास साहब। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक भी ऐसी मिसाल हमें नहीं मिलती तारीख में कि किसी भी वाक़े के बाद जो भी उसके अंदर मुलव्विस लोग हैं, आप बताएं ना अब तक किसी का स्टेटमेंट आया? कुछ भी सही है, बिल्डर को पकड़ लो, उस बिल्डर या किसी एक मालिक को पकड़ लो। भाई कराची वैसे ही भर चुका है, जिसको जहां मौका मिलेगा वो बनाएगा। रोकना किसकी जिम्मेदारी है? ये नक्शे कौन पास करता है? नालों के ऊपर, मैदानों के ऊपर, ये भी तो एमिनिटी प्लॉट था, चाइना कटिंग थी, ये कौन पास कर रहा है नक्शे? ये सब तो रिश्तेदार हैं। किसी का रिश्तेदार कहीं किसी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है, कौन नाम नहीं जानता, कौन लोग कितने अरबों रुपए का काम करके भाग गए मुल्क से बाहर, जाली लोगों की लीजें बना बना कर। कौन सा काम नहीं हुआ आपके सामने? यहाँ से लेकर सुपर हाईवे तक के क्या हालत है सबको मालूम है। जाइए किसी जमीन का सौदा करिए, 25 आदमी आ जाएंगे उसके मालिकन के सामने। तो निजाम तो मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि असल लोगों को सजा क्या, उनको तो फोन भी किसी ने नहीं किया होगा कि जी आपने जिन बिल्डिंगों के लेकर रिश्वतें खाई थी, आज उसके नीचे 25 लोग मर गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और सोहेल, आप बता रहे थे कितने यहाँ पे ये जो आप कहते हैं प्लॉटिंग हुई है, 40-40 गज के दो वो बने, इस वक्त यूनिट्स बने थे, क्या था ये सोहेल? इसकी तफसीलात बता रहे थे आप। बिल्कुल, देखें मैं आपको बता रहा था कि ये 80 गज का प्लॉट है और इसके एक फ्लोर के ऊपर 2 पोर्शन बनाए गए थे। इट्समीन के 40-40 गज के दो जो है वो पोर्शन बनाए गए थे। एक बेडरूम, एक किचन, एक बाथरूम, इसके ऊपर मुश्तमिल ये पूरा फ्लैट था।
इसमें सबसे अहम बात यह है कि चाइना कटिंग थी या जमीन लीगल थी या इनलीगल थी, ये अलग बहस है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की गई है, बिल्डिंग बनाई गई है, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो एसबीसीए पर आयद होती है। ना किस मटेरियल यूज किया गया, किस तरह इसको बनाया गया, किस तरह जो है वो इसको 4, 6, 8 महीनों में खड़ा कर दिया गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वायलेशन इतनी की गई कि 80 गज पर 2 यूनिट बना दिए, उस पर कोई पूछने वाला नहीं है। एसबीसीए हो या केडीए हो, ये दोनों इदारे के लोग मिलकर जो है वो कराची के अवाम को मुस्तकिल बेवकूफ बना रहे हैं। और इसमें जो इलाका मकीनों से हमने पता किया, यहाँ के लोगों ने बताया कि अगर इस तरह के बिल्डर्स को अगर कोई रोकने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं, उस इलाके के मकीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती हैं। कार्रवाइयां कराने वाला कोई और नहीं होता, वही महकमे के, पुलिस के महकमे के लोग होते हैं। उनको चंद रुपए दे दिए जाते हैं और उसको जो ऊपर जो है वो प्रेशराइज कर लिया जाता है। अगर इलाके के कोई लोग जाके एसबीसीए में शिकायत करते हैं कि इस इलाके में इस तरह की गैर कानूनी तामीरात हो रही है, तो वो एसबीसीए के अफसरान जो पहले ही रिश्वत लेके बैठे हुए होते हैं और वो उन फाइलों को, उन दरखास्तों को जो है वो दबा लेते हैं। तो सूरत हाल कुछ इस तरह है कि पूरा इलाका जो है वो इस टाइम जंगल बन चुका है, चारों तरफ बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं। अभी भी जो बिल्डिंग गिरी है इसके बिल्कुल बराबर में भी उसी अंदाज की बिल्डिंग बनाई गई है जो फ्लैट नुमा बनी हुई है। उसके सेकंड साइड पर भी जो है वो बिल्कुल इसी तरह की बिल्डिंग आपने बिल्डर को देखा है वहां पे, जो आप कह रहे थे 3 दिन पहले वो आया था कि यहाँ पर इसको मुरम्मत करने के लिए, जो आपने उसका नाम भी बताया इमरान, क्या वो शख्स वहां नजर आ रहा है या आया है अब तक जब से इमारत गिरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहाँ से सिरे से गायब है बिल्डर। यहाँ पर इसका कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनसे हमारी बात हुई है, जो 2 रोज या 3 रोज कबल इस बिल्डिंग को छोड़कर गए, उस शख्स से मेरी बात हुई है। उसने पूरी तफसीलात बताई। उसने बताया कि इमरान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया, कोई उसका अता पता नहीं है, लेकिन सिर्फ ये पता है कि वो कोरंगी के किसी इलाके में ही रहता है। उसने जो है वो सिर्फ यहाँ पर अभी लोगों को किराए पर आबाद किया था, क्योंकि एक रूल्स है एसबीसीए का कि अगर कोई बिल्डिंग आबाद होती है, उसमें जो है वो ऑक्युपाइड होती है, तो उसको तोड़ा नहीं जाता है। तो उसके लिए उसने यहाँ पर किराए पर लोगों को आबाद किया था और उसके बाद यहाँ पर उसको सेल आउट करने का प्रोग्राम था। तो अभी तक जो है वो बिल्डर के बारे में किसी ने कोई मालूमात नहीं ली और उसके लिए कोई भी अभी तक इकदाम नजर भी नहीं आ रहे हैं कि उसको गिरफ्तार करने के लिए या उससे चैन बनाने के लिए कोई जो है वो संजीदा हो। सही। और साथ क्योंकि मैंने जो एसबी से सुना था वो कह रहे थे कि ये एंटी इंक्रोचमेंट वालों को आना था, तोड़ना था, वो भी नहीं। अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस में कौन कौन शामिल है इस वक्त, और एनजीओ के अलावा कौन है? सरकारी सतह पे कौन कौन सी आपको इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस नजर आती हैं या डिपार्टमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं वहां पे इस वक्त सरकारी सतह पे? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान ये बिल्डिंग गिरने का वाकया हुआ। उसके 2 घंटे तक तो यहाँ पर सिर्फ इलाका मकीन, ईदी और छिपा के जो रजाकार थे वो यहाँ पर मसरूफ अमल थे। उसके बाद यहाँ पर सिटी गारमेंट का अमला पहुंचा है और फिर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स और दीगर जो हमारे इदारे हैं उन्होंने जो है वो इंतहाई क्विक सर्विस यहाँ पर दी है। और यहाँ पर आने के बाद तमाम हैवी मशीनरी भी पहुंची है और उसके बाद यहाँ पर अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। इंतहाई हिकमत अमली से काम किया जा रहा है, क्योंकि मलबे के नीचे लोगों के दबे होने का खदशा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई शख्स इसके नीचे जिंदा हो तो उसको जो है वो बाहिफाजत निकाला जा सके। स्कैनर्स की मदद से जो है वो बिल्डिंग के दीगर रास्तों से जो है वो स्कैनर्स अंदर दाखिल किए गए कि अगर किसी की आवाज सुनाई दे या किसी की कोई बात सुनाई दे तो उसको भी निकाला जा सके। सिटी गारमेंट का अमला यहाँ पर पहुंचा, उसके बाद यहाँ पर मलबे का हटाने का काम शुरू किया गया। मुतादिद एनजीओ जो है वो यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं, उनके रजाकार भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी इंतजामिया का साथ दें, उनके हाथ बटाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मलबा जितना ज्यादा है उससे लगता है ऐसा है कि तकरीबन 2 दिन तक जो है वो यहाँ पर इसी काम को जारी रखा जाएगा, तो ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकेगा। जी जफरबाज साहब, आपके पास क्या मामला आपको लगता है कितनी और इस वक्त वहां पे लोग दबे हो सकते हैं? जफरबाज साहब, आप क्योंकि आप भी होंगे रिलीफ में, और कितना दिन लगेगा इसे क्लियर होने में? जफरबाज साहब, रेस्क्यू के हवाले से जफरबाज साहब। देखिए, जो हमारी रेस्क्यू टीम है वहाँ पर जेडीसी काम कर रही है, उनके मुताबिक तो अभी 3 लोग नीचे फंसे हैं और उसके अलावा उन्होंने बोला बाकी लोगों को निकाल लिया गया है। तो अब देखें वहाँ पर अभी जो बता रहे हैं कि मजीद स्कैनर वगैरह लाजिम बात है कि 2 मंजिला इमारत थी तो जो उसके नीचे वाला फ्लोर है उसका तो अंदाजे सी बात हो सकती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ऐसे वाकयात में पूरी फैमिली घर के अंदर है तो पता ही नहीं चलता, कोई बाहर खड़ा होकर क्लेम नहीं कर रहा होता कि भाई अगर तो कोई एक आध आदमी बाहर हो तो वो बोलता है मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरा बहन, अगर पूरी फैमिली ही घर में तो फिर उसको काफी मुश्किलात होती है। लेकिन अभी जो हमारे रजाकार बता रहे हैं जेडीसी के रेस्क्यू रजाकार के, वो कह रहे हैं 3 लोग अभी अंदर हैं, तो उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कटर और बाकी तमाम जो हमारे पास आलात हैं
जो रेस्क्यू वर्क में इस्तेमाल किए जाते हैं वो तमाम चीज़ें लेकर गई हुई है। रेस्क्यू टीम वहाँ पर काम कर रही है इनके साथ, आर्मी, रेंजर्स और दीगर फलाही इदारों के साथ। और बस यही कर सकते हैं। बाकी ये कि जिनकी वजह से ये वाकयात होते हैं उनसे तो कोई नहीं पूछेगा। भाई बिल्डर ने एक जहर की बोतल खरीद ली या किसी शख्स ने, भाई बना के कौन बेच रहा है, उस तक कोई जा ही नहीं रहा। और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल शाम तक शायद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर 100, 50, 200 लोग मर रहे होते तो 2-3 दिन डिस्कस हो जाता। भाई ये अलमिया है शहर के साथ, बहुत बहुत बड़ी मुसीबत है। अनफॉर्चुनेट। जफर साहब शुक्रिया अदा करेंगे, आपने ज्वाइन किया। सोहेल शबीर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, एक बार कराची शहर में एक बार फिर ये वाकया हो गया और इस साल में 3 दफा ऐसे वाकयात हो चुके हैं। कोई पूछने वाला, कोई पुरसाने हाल, बार बार कहा जाता है कि अब ऐसी बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई होगी, अब ऐसी चाइना कटिंग जो इलीगल, गैर कानूनी और मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बताया जाता है कि मखदूश इमारत है, कार्रवाई कुछ नहीं होती, लोग रहते हैं, लोग गिर जाते हैं, उनका जानी नुकसान हो जाता है और फिर कोई पूछने वाला नहीं। उसके बाद रेस्क्यू हुआ, 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं। इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके सामने एक और दिल दहला देने वाला वाकया रखेंगे और इस वाकये से जुड़े पसे पर्दा हकाइक करेंगे बेनकाब। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में आपके सामने शहर कराची में गिरने वाली बिल्डिंग पे बात हुई। अब आपको एक और वाकया, और हमने इस हफ्ते कवरेज की है मुसलसल शहर कराची में बच्चों के अगवा के ऊपर। मासूम बच्चों का अगवा हुआ, मासूम मरवा के साथ जो हुआ वो आपके सामने रखा, उसके वालिद से बात की थी आपके सामने। लेकिन कल जो लाहौर में हुआ, अंदोनाक कहना भी कम है, उस अल्फाज भी नहीं, उस दरंदगी के लिए अल्फाज नहीं मेरे पास नहीं है जो हम बयान कर सकें, जो मोटरवे के ऊपर हुआ। लेकिन ये जो कुछ हुआ, इसके बाद क्या हुआ, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, क्योंकि जो हमने लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स के बयान सुने उसके बाद और ज्यादा तनाज़ा हो गया खड़ा, यानी मामला और ज्यादा तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया। मैं सीसीपीओ लाहौर का बयान आपको सुनवाता हूं जो एक चैनल को दिया, उनका वीडियो स्टेटमेंट भी आया जिसमें उन्होंने इस बयान को दोबारा अपने स्टैंस को रिपीट किया है। उन्होंने यस रिपीटेड स्टैंस दोबारा उन्होंने बोला है, लेकिन उन्होंने क्या बोला था इस बात पर, इस नेग्लिजेंस के ऊपर, क्योंकि वहां कोई लॉ एनफोर्समेंट नहीं थी, मोटरवे पुलिस थी या लॉ पुलिस थी, जिम्मेदारी किसकी है, सवाल उठाएंगे। लेकिन क्या कहा सीसीपीओ उमर शेख साहब ने, लेट्स हियर दिस। ये खातून अगर आपके इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड, यहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। तो विक्टिम के ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी की तरह से डाली कि पेट्रोल चेक करें, रास्ता सही इख्तियार नहीं किया गया। तो क्या इसका मतलब लाहौर में ये रूट खवातीन नहीं ले सकती रात में? खवातीन क्या मर्द भी नहीं ले सकते? क्योंकि अगर डकैत घूम रहे हैं और इतने खतरनाक दरिंदे घूम रहे हैं तो कोई फैमिली भी नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या ये समाज को समझाने की कोशिश है या अपनी जिम्मेदारी से इस पर यह हटना चाह रहे हैं? क्या मामला है? इस सवाल का जवाब लेने से पहले शीरी मजारी साहिबा का ट्वीट आपको दिखाते हैं। वफाकी वजीर हैं, कहती हैं फॉर एन ऑफिसर टू इफेक्टिवली ब्लेम अ वुमन फॉर बीइंग गैंग रेप्ड बाय सेइंग शी शुड हैव टेकन द जीटी रोड और क्वेश्चन एज टू व्हाई शी वेंट आउट इन द नाइट विद द चिल्ड्रन इज अनएक्सेप्टेबल एंड हैव टेकन अप दिस इशू। नथिंग कैन एवर रैशनलाइज द क्राइम ऑफ रेप, दैट्स इट। अभी शहजाद अकबर साहब का भी बयान इसके ऊपर आया है, ये ट्वीट है श्री मजारी साहिबा की। फरजाना वाली साहिबा, ये जो हुआ अंदोना के आप आवाज उठाती रहती हैं इसके ऊपर, ये जो बयान जिस तरह के आए इस पर क्या कहेंगी, पहले मुझे बताएं। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये इसी वजह से यही माइंडसेट बैठा है ना हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर, जिन्होंने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। उस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले अदारे जो हैं, पुलिस खासतौर जिसमें इसका बड़ा, उसके अंदर जब आप ऐसे लोगों को, वो सीपीओ की पोजीशन है, ठीक है, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट को की पुलिस को वो कंट्रोल करता है, और आप इस तरह का माइंडसेट के बंदों को जब आप बिठाएंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। और इशू ही यही है कि जो है हमारा, जो खास तौर पे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके अंदर यही माइंडसेट बैठा हुआ है, यही एक औरत दुश्मन सोच लेके, एक पुरानी पेट्रियार्कल थिंकिंग लेके लोग बैठे हैं। और ये जो वाकया हुआ है, देखिए उससे बहुत एक आउटरीच ये इसलिए भी है कि इसने हमारी जो सोसाइटी की जो एक अच्छी चीजें थी ना, जिसमें हम कहते थे कि कोई औरत जो है अगर उस सड़क पे उसको कोई मसला हो जाए तो 10 लोग उसकी मदद को आते हैं, हमारा वो कल्चर था, हम उस कल्चर को बिलोंग करते हैं। और ये जो है इसने पूरा उस चीज को एक तरह से एक्सपोज कर दिया है कि पाकिस्तान का समाज बदल चुका है। यहाँ पे अब वो जो हमारी कदरें थी वो
कंप्लीटली खत्म हो चुकी हैं। अब एक औरत जो है वो अगर मदद के लिए बाहर निकलेगी तो दरिंदे फिर रहे हैं। अब ये एक जंगल बन चुका है जहां ये दरिंदे आजाद फिर रहे हैं और वो औरतों पे, बच्चों पे, ट्रांसजेंडर पे, मजहबी जो अक़लियत है उनके ऊपर हमला आवर हो रहे हैं। और ये जो सारा जो मैं समझती हूँ कि जो सूरत हाल को यहाँ तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान की रियासत और जो मुख्तलिफ हमारी सियासी और गैर सियासी जो मिलिट्री रजीम्स रही हैं, ये सब उनका शासखाना है कि उन्होंने 73 सालों में इस मुल्क को वहां पहुंचा दिया। ये समाज ऐसा गंदगी का ढेर उन्होंने बना दिया कि जिसके अंदर अब सिर्फ इसी तरह के लोग जहां जराइम जन्म ले रहे हैं और इस तरह के दरिंदे फिर रहे हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है और जो मजलूम तबकात हैं वो उनका शिकार हो रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये दोनों सतह पे हमारे लिए बहुत सोचने का और जिसके ऊपर आज मैं कहती हूँ कि लोग जो है हर इस तरह के वाक़े के बाद हम ये बयानात पढ़ते हैं कि इतने लोग गिरफ्तार हो गए, इतने जेर हिरासत हैं, इतनों पे तफ्तीश चल रही है, DNA उनके रिकॉर्ड सैंपल्स ले लिए गए हैं। प्रिवेंशन के लिए लॉ एनफोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं समाजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, प्रिवेंशन के लिए लॉ एनफोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहाँ पर क्या हो सकता था? यानी यहाँ पे अगर पुलिस इन्फोर्स होती, यहाँ पर अगर डिप्लॉय होती, जब फोन किया गया इमरजेंसी पे तो कहा गया जी कि जो हम अभी रिपोर्टर से भी हमने पूछेंगे कि कहा गया जी कि अभी है नहीं इमरजेंसी सर्विसेज। ये जो प्रिवेंशन नहीं होती हर दफा, इसका इस मसले का हल क्या है? बिल्कुल देखें, एक तो ये कि दुनिया के मोटरवेज पे आप देख लें कि कितने उसके ऊपर एक डिस्टेंस के ऊपर जो है वो इमरजेंसी कॉल्स के लिए उन्होंने वो रखे होते हैं और उसके लिए फिर लोग होते हैं कि जो ही आप कॉल करते हैं तो आप विद इन एक बहुत ब्रीफ टाइम पीरियड के अंदर आपको सपोर्ट मिल जाती है, वहां सपोर्ट आ जाती है। अच्छा, आप पाकिस्तान में आपको एक बात जी बताएं, आप जितनी भी हॉटलाइन से, चाहे वो खवातीन के लिए बनी है चाहे वो किसी और के लिए बनी है, आप हॉटलाइन से फोन करके दिखा दें। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि अगर एक भी हॉटलाइन से आपको जवाब मिल जाए या उसके वजह से आपको फौरी तौर पे हेल्प मिल जाए, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर हम ये करते रहते हैं, कभी कोई नहीं, कभी कोई जवाब नहीं मिलता। ये बड़ी अहम बात आप करिए। अली चौधरी साहब हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं लाहौर से। अली चौधरी साहब, ये जो जगह है इस वक्त, इस जगह के बारे में थोड़ा बयान कर बताएं, क्योंकि यहाँ पर मोटरवे का जुरिस्डिक्शन है, लाहौर पुलिस का है, कौन है जी? और ये जो फोन किया गया क्यों नहीं आए, इसका कोई जवाब दिया है वहां के ऑफिशियल्स ने, लॉ एनफोर्समेंट? जी बिल्कुल, सुफान की इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या जिसकी जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। जैसे खतून के साथ जो है उसके 3 बच्चों के सामने जिस तरह से ज्यादती, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इससे भी ज्यादा अफसोस ये है कि अभी भी अब के वक्त तक भी अगर हम अपने पुलिस का, हम अपनी मोटरवे पुलिस हो, जितने भी एक कानून नाफिज करने वाली हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन है उनकी बात करें तो मायूसी का सामना करना पड़ता है कि कोई भी रात तक यकीन करें आप, ना तो मोटरवे पुलिस, ना ही रिंग रोड पुलिस और ना ही मुतलका पुलिस जो है इस इलाके को ऑन करती दिखाई थी। कुछ अर्सा पहले इसी मोटरवे का जो कि लाहौर से जाती है, जो कि नई तमीर हुई है, उसके प्रताप अभी हम गए, सियालकोट की जानी थी, नई मोटरवे बनी थी, हम गए तो मोटरवे का हिस्सा करार किया गया था, लेकिन कल रात तक मोटरवे से ऑन करने को भी तैयार नहीं थी। आज भी मैं खुद जो है तो तमाम तरह जगह को देख के आया हूँ, चाहे वह करने में जो है वो देख के आया हूँ कि वहाँ पे किस तरह से रोड ये कायम किया गया, जहाँ पे तमाम तरह वाकया पेश आया है। सिर्फ आप यकीन करें कि मोटरवे टूल प्लाजा जहाँ पे टैक्स लेके किसी भी गाड़ी को आगे जाने दिया जाता है, वहां से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर यह वाकया पेश आया है। इसके साथ ना तो मोटरवे पुलिस की वहां पे किसी भी किस्म की पेट्रोलिंग है, ना ही लाहौर पुलिस की वहां पे कोई पेट्रोलिंग है। हालांकि लाहौर पुलिस को बहुत ज्यादा सब डिवीजन में जो है सब उसकी जितने भी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पीरू फोर्स तैनात की है जो कि शाहराहों पर पेट्रोलिंग करती है, डॉल्फिन फोर्स है। 1.5 से 2 घंटे तक ये गाड़ी वहां पे मौजूद रही। ना तो किसी पुलिस एहलकार ने पेट्रोलिंग करने वाला वहां पे पहुंचा, ना ही किसी वहां पे देखते क्या किसी को मदद की जरूरत है, और ना ही कोई उस गाड़ी को मशकूक समझकर उसके पास आया। गाड़ी का शीशा भी टूटा हुआ था। खतून को वहां से निकाल कर लेके जा चुके थे मुल्जमान जो है, उसके बावजूद वहां पे किसी भी किस्म के कोई पुलिस एहलकार, तो पेट्रोलिंग पुलिस वहां पर पहुंची ही नहीं। अगर वहां पे कैमरा किसी भी किस्म का वहां पे हमें कोई कैमरा इंस्टॉल हुआ नजर नहीं आया। यहाँ तक कि वहां पे मोटरसाइकिलों की आमदोरफ्त की बात आनी देखी जा सकती। मोटरवे की एज की वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में 2 अहम तरीन सवालात उठाए, 2 अहम तरीन वाकयात आज शहर कराची में, एक और एक लाहौर में। दोनों जगह तकरीबन मामला यही कि आखिर जो हमारा अपैरेटस है लॉ एनफोर्समेंट का, रेगुलेटरी बॉडीज का, रेस्क्यू ऑपरेशंस का, उन पर उठते हुए सवालात, बेशुमार सवालात। इस मुल्क के शहरी जिन सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं इस वक्त, वो खवातीन हो मासूम जिनके साथ ज्यादती हुई, वो छोटे बच्चों जो अगवा हो रहे हैं,
या वो उस बिल्डिंग के मलबे तले दले अफराद हों जिन्होंने वो खरीदा था, जिन्होंने बेचा, जिन्होंने उसको रेगुलेट किया, उन सब पर उठते सवाल और वो कब कटहरे में आएंगे। इस सवाल के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर। आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं सारे एड्रेसेस। देखते रहिएगा अब तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।